चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सबसे पहले। पर उससे पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 22वीं किश्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। सरकार अब हर पात्र किसान की एक विशिष्ट डिजिटल पहचान यानी फार्मर आईडी तैयार कर रही है। नेशनल ई गवर्नेंस एग्रीकल्चर के तहत शुरू की गई इस फार्मर रजिस्ट्री योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों का एक सटीक डिजिटल डेटाबेस तैयार करना है। अधिकारियों के अनुसार इस आईडी के बिना भविष्य में पीएम किसान निधि, फसल बीमा और बीज अनुदान जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना कठिन हो सकता है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में जीसीसी नीति 2024 की नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी है। इस फैसले को प्रदेश के लिए रोजगार और निवेश के लिहाज से बड़ा कदम माना जा रहा है। इस नीति के लागू होने से उत्तर प्रदेश में 10,000 से अधिक नई नौकरियों का सृजन होगा, जिससे युवाओं को बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ ही ये नीति वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने में भी अहम भूमिका निभाएगी। सरकार ने इन्वेस्ट यूपी को इस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी नियुक्त किया है, जो निवेशकों को सभी आवश्यक सुविधाएं और सहयोग उपलब्ध कराएगी। जीसीसी नीति के तहत कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन, इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग और विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश को ग्लोबल सर्विस हब के रूप में विकसित करना है। सरकार का मानना है कि ये नीति न सिर्फ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश को वैश्विक निवेश के नक्शे पर एक नई पहचान भी दिलाएगी। भारत में बुजुर्गों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार लगातार उनके कल्याण के लिए नई योजनाएं और सुविधाएं ला रही है। हाल ही में सोशल मीडिया और विभिन्न खबरों में 7 जनवरी 2026 से सीनियर सिटीजन को मिलने वाली 8 विशेष सुविधाओं की चर्चा काफ़ी तेज हो गई है। सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि देश के वरिष्ठ नागरिकों को बुढ़ापे में किसी पर निर्भर न रहना पड़े और वे सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकें। आपको बता दें, इन नई सुविधाओं के तहत पेंशन में बढ़ोतरी, स्वास्थ्य सेवाएं और बैंकिंग नियमों में बड़े बदलाव होने की संभावना है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये साल काफ़ी उम्मीदों भरा रहने वाला है, क्योंकि डिजिटल इंडिया के इस दौर में अब बुजुर्गों को घर बैठे ही कई सरकारी लाभ मिल सकेंगे। सरकार चाहती है कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को समाज में प्राथमिकता मिले और उनके लिए बुनियादी सुविधाएं और भी आसान हो जाएं। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले नए बिजली कनेक्शन की दर में 900 रुपये की कमी की मांग की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आरडीएसएस योजना के तहत प्रति मीटर 900 रुपये का अनुदान दे रही है, जिसका लाभ उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए। इससे गरीब उपभोक्ताओं के लिए कनेक्शन लेना आसान होगा। ये योजना 2028 तक बढ़ा दी गई है। उत्तर भारत कोहरे और कड़ाके की ठंड का प्रकोप झेल रहा है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के कारण दिल्ली समेत कई इलाकों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान गिरने से शीत दिवस जैसी संभावनाएं बन गई हैं। आईएमडी ने अगले 3 दिन हरियाणा से लेकर यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश तक घने कोहरे के कारण आम जनजीवन प्रभावित होगा एवं सड़क यातायात, ट्रेनें काफ़ी देरी से चलेंगी या कई रद्द रहेंगी। 7 और 8 जनवरी को यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश या बर्फबारी का अनुमान जताया है। उधर दक्षिण भारत के 3 से 4 राज्यों में अगले 60 घंटों में आंधी-नुमा तेज हवाएं चलने के साथ मध्यम से भारी बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं पूर्वोत्तर के राज्यों में भी कोहरे की चादर छाई नजर आएंगी एवं सर्दी का ग्राफ बढ़ने का अनुमान है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र गृहस्थी और अंत्योदय अन्न योजना के कार्ड धारक परिवारों को निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराया जाता है। अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को प्रति माह 35 किलोग्राम अनाज मिलता है, जबकि पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम अनाज दिया जाता है। इस 5 किलोग्राम अनाज में 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम फोर्टिफाइड चावल शामिल होता है। खाद्य और रसद विभाग ने सभी यूनिटों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया है, ताकि योजनाओं का लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंचता रहे। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने उन्नाव में रेलवे ट्रैक बनाकर लखनऊ और कानपुर को आपस में जोड़ने की परियोजना पर काम शुरू कर दिया है। कॉरपोरेशन की ओर से दिए गए प्रस्ताव पर डीएम ने संस्तुति देते हुए विस्तृत कार्य योजना मांगी है। कॉरपोरेशन ने आवश्यक भूमि क्षेत्र आदि के ब्यौरे सहित डीपीआर मांगी है। मेट्रो सेवा के विस्तार की महत्वाकांक्षी योजना अगले चरण में कानपुर के नयागंज मेट्रो स्टेशन को लखनऊ के अमौसी हवाई अड्डे के मेट्रो स्टेशन से जोड़ने की तैयारी है। 67 किलोमीटर मेट्रो रेल लाइन बिछाने के लिए कॉरपोरेशन ने जिला प्रशासन को शुरुआती खाका भेजा है।
लखनऊ में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 अहम फैसले लिए। पहला फैसला पारिवारिक संपत्ति हस्तांतरण से जुड़ा है, जबकि दूसरा फैसला प्रदेश को ग्लोबल सर्विस हब बनाने की दिशा में जीसीसी नीति से संबंधित है। इन दोनों निर्णयों को आम जनता, निवेश और रोजगार के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यूपी में एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मुजफ्फरनगर एसआईआर सूची से 3.44 लाख नाम हट जाएंगे। अब तक 83.69% वोटरों का एसआईआर पूर्ण हो चुका है। 85,000 मतदाता या तो मृत पाए गए हैं या डुप्लीकेट पाए गए हैं। इसके अलावा 2.59 लाख मतदाताओं का एसआईआर फॉर्म अपलोड नहीं हो पाया है। इस लिहाज से लगभग 3.44 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाने तय हैं। मुजफ्फरनगर की सभी 6 विधानसभाओं में लगभग 21,12,286 मतदाता हैं। एसआईआर अभियान के दौरान अभी तक 57,261 मृत पाए गए हैं। 27,782 डुप्लीकेट मतदाता पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में कुदरत के तेवर तल्ख हो गए हैं। भीषण ठंड के बीच अब घने कोहरे ने प्रदेश की रफ्तार को थाम दिया है। मौसम विभाग आईएमडी ने 7 से 8 जनवरी के लिए ताज़ा बुलेटिन जारी करते हुए चेतावनी दी है कि बुधवार सुबह प्रदेश के कई हिस्सों में भीषण कोहरा छाया रहेगा। बर्फीली हवाओं और भारी नमी के कारण विजिबिलिटी न्यूनतम स्तर पर पहुंचने की आशंका है, जिससे रेल, सड़क और हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कई जिलों में कोहरे और कोल्ड वेव को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। यूपी कैबिनेट ने मंगलवार को शिकाहोबाद में संचालित निजी विश्वविद्यालय जेएस विश्वविद्यालय की मान्यता खत्म कर दी है। विश्वविद्यालय के सभी दस्तावेज आगरा के डॉक्टर BR अंबेडकर विश्वविद्यालय को सौंप दिया गया है। अभी जेएस विश्वविद्यालय में पढ़ रहे विद्यार्थियों को जेएस विश्वविद्यालय से ही डिग्री मिलेगी, लेकिन मौजूदा सभी बैच खत्म होने के बाद विश्वविद्यालय समाप्त हो जाएगा। फर्जी मार्कशीट प्रकरण में दोषी पाए जाने पर जेएस विश्वविद्यालय पर कार्रवाई की गई है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि बीते दिनों पता चला कि फिरोजाबाद जिले में शिकाहोबाद स्थित जेएस विश्वविद्यालय ने मार्कशीट और डिग्रियां जारी की हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ की 5 तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। इस दौरान मोहनलालगंज में डीएम विशाख जी ने अध्यक्षता की। इस दौरान बल्दीखेड़ा के लोग शिकायत लेकर आए। बताया कि कुछ लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया। मौके पर पहुंचे लेखपाल और कानूनगो ने कोई कार्यवाही नहीं की। इस पर डीएम नाराज हो गए। उन्होंने लेखपाल और कानूनगो को हटा दिया है। लेखपाल व राजस्व निरीक्षक के खिलाफ विभागीय जांच कर कार्यवाही के आदेश दिए। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज विभाग से जिला व क्षेत्र पंचायत वार्डों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। ये रिपोर्ट त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। परिसीमन के बाद जिला पंचायत के 30 और क्षेत्र पंचायत के 830 वार्ड कम हुए हैं। समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन में देरी के कारण चुनाव समय पर होने पर अभी संशय बना हुआ है। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। गोरखपुर के रजही में सेवानिवृत्त लेखपाल बालेंद्र सिंह के घर 84 लाख रुपए की दुस्साहसिक लूट के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप है। सीओ कैंट के नेतृत्व में 4 थानों की पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें जांच में जुटी हैं। 2 संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं, जबकि सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल टावर डंप के जरिए बदमाशों की तलाश जारी है। पुलिस को लुटेरों का लोकेशन रंवापुर गांव तक मिला है। मथुरा में विशेष पुनर्निरीक्षण अभियान 2026 के तहत मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन किया गया। मूल सूची से 3.71 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए गए, जबकि 15.75 लाख मतदाता शामिल किए गए। डीएम ने 6 फरवरी तक दावे आपत्तियां दर्ज कराने की अपील की। अंतिम मतदाता सूची 6 मार्च 2026 को प्रकाशित होगी। नए नाम जोड़ने या संशोधन के लिए फॉर्म उपलब्ध हैं। कानपुर के गोविंद नगर में प्रेमिका के साथ रेलवे ट्रैक से गुजर रहे एक युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। प्रेमिका मामूली रूप से घायल हुई और डर कर मौके से चली गई। युवक अपनी प्रेमिका को कपड़े दिलाने जा रहा था और लोगों से बचने के लिए ट्रैक का रास्ता चुना था। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जबकि मृतक के परिजनों ने युवती पर हत्या का आरोप लगाया है। शाहजहांपुर में लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर तिलहर थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम करीब 7.30 बजे बरेली बवाल के आरोपी आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां के बेटे फरमान की कार कछियानी खेड़ा मंदिर के सामने खड़ी रोडवेज बस से टकरा गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसके बैग की तलाशी ली तो उसमें आधा ग्राम क्रिस्टल ड्रग्स बरामद हुई है। ड्रग्स के इस्तेमाल के लिए सिरिंज भी मिली है। इसके बाद फरमान का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
बांदा जिला सत्र विशेष न्यायालय पॉक्सो ने एक जघन्य अपराध के मामले में 24 वर्षीय अमित रैकवार को मौत की सजा सुनाई है। उस पर 6 साल की बच्ची दुष्कर्म और हैवानियत का आरोप सिद्ध हुआ। मंगलवार सुबह न्यायाधीश प्रदीप कुमार मिश्रा ने 46 पन्नों का फैसला सुनाते हुए कहा, दोषी को मरते दम तक फांसी से लटकाया जाए। इसके बाद उन्होंने कलम की निब तोड़ दी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जी राम जी योजना से विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित गांव का रोड मैप तैयार किया गया है। मनरेगा के दौरान स्कूलों में केवल बाउंड्री ही बनवा सकते थे, अब किचन शेड और लेबोरेटरी का निर्माण भी कराया जा सकेगा। इसमें बायोमेट्रिक, GIS, मोबाइल ऐप और फेस रीडिंग जैसी डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। डिप्टी सीएम मंगलवार को CSA परिसर में जी राम जी योजना को लेकर पत्रकारों से बातचीत करने महानगर आए थे। उत्तर प्रदेश के नोएडा के थाना फेज 1 पुलिस ने 2 पहिया वाहन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 15 चोरी की 2 पहिया वाहन समेत भारी मात्रा में 2 पहिया वाहनों के पार्ट्स बरामद किए हैं। बरामद माल की अनुमानित कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक आज पुलिस ने सेक्टर 14A के पास से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान शादाब उर्फ रुतबा, अरमान उर्फ सुट्टा, उलमान और विजय के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से चोरी की 15 मोटरसाइकिल, स्कूटर, स्कूटी के अलावा 12 मोटरसाइकिल की टंकी, 5 साइलेंसर, 5 मखौटे, 4 मडगार्ड और 2 टायर रिम बरामद किए हैं। प्रदेश सरकार ने मानव संपदा पोर्टल पर राज्य कर्मियों के चल अचल संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन करना अनिवार्य कर दिया है। प्रदेश में 8 लाख से अधिक राज्य कर्मचारी हैं। आदेश में कहा गया है कि 31 दिसंबर 2025 तक अर्जित सभी चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा 31 जनवरी 2026 तक पोर्टल पर ऑनलाइन देना होगा। अगर नहीं दिया तो फरवरी में जनवरी माह का वेतन नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश में अगर आप अपनी निजी प्रॉपर्टी पत्नी, बच्चों, भाई बहन या पोती पोतों के नाम दान करना चाहते हैं तो अब ये पहले के मुकाबले कहीं सस्ता हो गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने स्टैंप शुल्क को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिससे आम लोगों को सीधे लाखों रुपए की राहत मिलेगी। मान लीजिए कि अगर आप वाराणसी में रहते हैं और आप अपने किसी सगे संबंधी के नाम अपनी प्रॉपर्टी करना चाहते हैं, पहले ऐसा करने में लाखों रुपए की स्टैंप ड्यूटी लगती थी, लेकिन अब ऐसा करने में सिर्फ 5,000 रुपए लगेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े 2 अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव वाले प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। एक ओर जहां JS विश्वविद्यालय शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद में सामने आई गंभीर अनियमितताओं और फर्जी डिग्री प्रकरण के चलते उसके परिसमापन का निर्णय लिया गया, वहीं दूसरी ओर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और NCR क्षेत्र में उच्च शिक्षा के विस्तार की दिशा में IIMT विश्वविद्यालय मेरठ के ग्रेटर नोएडा में ऑफ कैंपस संचालन को मंजूरी दी गई। इन दोनों फैसलों को योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता के रूप में देखा जा रहा है। बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड तौकीर रजा के बेटे फरमान रजा को शाहजहांपुर में ड्रग्स के साथ पकड़े जाने के बाद जमानत मिल गई। तिलहर में बस से कार टकराने के बाद तलाशी में आधा ग्राम क्रिस्टल ड्रग्स और सिरिंज मिली थी। ब्लड सैंपल लेने और प्राथमिकी दर्ज होने के बाद उसे देर रात थाने से छोड़ा गया। नशे की पुष्टि जांच रिपोर्ट आने पर होगी। भिवानी प्रयागराज के बीच चलने वाली कालिंदी एक्सप्रेस 14 जनवरी से 16 फरवरी तक लाहली स्टेशन पर नहीं रुकेगी। भिवानी रोहतक रेलखंड पर दोहरीकरण कार्य के कारण ये बदलाव किया गया है। कुल 34 फेरों के लिए ट्रेन का ठहराव स्थगित रहेगा, जिससे स्थानीय यात्रियों को असुविधा होगी, जिससे उन्हें अब भिवानी या रोहतक से यात्रा करनी होगी। देवरिया की महिलाएं डिजिटल दुनिया में नई पहचान बना रही हैं। वंशिका जूली फोटोग्राफी में, मंशा डिजिटल लाइब्रेरी में, राममित्री सिलाई में इंटरनेट का उपयोग कर और सीमा जनसेवा केंद्र चलाकर आत्मनिर्भर बनी है। इन महिलाओं ने डिजिटल सशक्तिकरण से परिवार व समाज की सोच बदली है और स्वयं को सक्षम बनाया है। वाराणसी में चांदी की बढ़ती कीमतों ने सर्राफा बाजार को चिंतित कर दिया है। एक दिन में 13,000 रुपए की बढ़ोतरी के साथ चांदी 2,55,600 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। पिछले साल ये 80-90 हज़ार रुपए थी। इस तेजी से पारंपरिक चांदी के आभूषणों की बिक्री प्रभावित हुई है और महिलाएं हल्के गहनों को प्राथमिकता दे रही हैं।